हेलो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। सवाल था, निम्नलिखित में से किस मछली को मॉस्किटो फिश कहा जाता है? ऑप्शंस थे गंबूसिया, रोहू, फ्लॉन्डर या फिर क्लोफिश। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन ए गंबूसिया। चलिए इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों से निपटने के लिए राज्य के जल निकायों में गंबूसिया मछली या गंबूसिया फिश छोड़ी गई है। इस मछली को मॉस्किटो फिश के नाम से भी जाना जाता है। इसका रंग हल्का भूरा या भूरा होता है, जिसके किनारों पर कोई पट्टियां नहीं होती है। इसकी पूंछ गोल होती है। इसका शरीर छोटा, सिर चपटा और सतह पर भोजन करने के लिए इसका मुंह ऊपर की ओर होता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार गंबूसिया एफिनिस या जी एफिनिस ये मछली प्रतिदिन लगभग 100 से 300 मच्छरों के लार्वा खाती है। ये मछली दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के पानी की मूल निवासी है। आपको बता दें कि भारत सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में ये मछली एक सदी से भी अधिक समय में मच्छर नियंत्रण रणनीतियों का हिस्सा रही है। इसकी एक बहन प्रजाति है जिसे गंबूसिया होल ब्रुकी या जी होल ब्रुकी पूर्वी मच्छर मछली के रूप में भी जाना जाता है। चलिए अब आज के सेशन का पहला सवाल, क्रीमियन कांगो रक्तस्रावी बुखार या CCHF किसके द्वारा होता है? मच्छर, मक्खी, टिक या कवक? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, टिक। हाल के दिनों में यूरोप में घातक वायरस का प्रसार हो रहा है और ये वायरस है CCHF। CCHF का पूरा नाम है क्रीमियन कांगो रक्तस्रावी बुखार या क्रीमियन कांगो हेमोरेजिक फीवर। भारत में भी बीते माह गुजरात में CCHF से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। दरअसल यूरोप में बढ़ते तापमान ने वायरस के फैलने की आशंका भी बढ़ा दी है। अब तक स्पेन, रूस, ब्रिटेन आदि देशों में इसके मामले सामने आए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने CCHF को लेकर अलर्ट जारी किया है। अब बात करें क्रीमियन कांगो रक्तस्रावी बुखार यानी CCHF की, ये क्या है? तो ये एक वायरल रक्तस्रावी बुखार है जो आमतौर पर टिक द्वारा फैलता है। मनुष्य में इसका संचरण संक्रमित टिक या जानवरों के रक्त के संपर्क से होता है। बकरी, भेड़ और खरगोश आदि जैसे जानवर वायरस के लिए मेजबान के रूप में काम करते हैं। ये जानवरों के वध के दौरान व उसके तुरंत बाद विरेमिक पशु ऊतकों के संपर्क से भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 1975 में, 1976 में, 1977 में या फिर 1978 में? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, 1978। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ ने DPT3 टीकाकरण कवरेज पर आंकड़े जारी किए। यहाँ DPT3 का तात्पर्य है डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस। ये आंकड़े राष्ट्रीय टीकाकरण कवरेज 2022 के तहत जारी किए गए हैं। इसके मुताबिक भारत ने 2022 में 93% DPT3 टीकाकरण कवरेज का उच्चतम स्तर दर्ज किया है, जो 2019 में दर्ज किए गए पिछले महामारी से 91% को पार कर गई है। यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में बात करें तो टीकाकरण के विस्तारित कार्यक्रम की शुरुआत 1978 में की गई थी। 1985 में इसका नाम बदलकर सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यानी UIP कर दिया गया। UIP सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है। इसके तहत भारत राष्ट्रीय स्तर पर 12 बीमारियों और उपराष्ट्रीय स्तर पर एक बीमारी के खिलाफ टीके उपलब्ध करवाता है। राष्ट्रीय स्तर पर इसमें शामिल 9 बीमारियां हैं: डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, पोलियो, खसरा, रूबेला, बचपन के तपेदिक का गंभीर रूप, हेपेटाइटिस B और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B के कारण होने वाला मेनिंजाइटिस और निमोनिया। चलिए अगला प्रश्न, TCRM मैट्रिक्स फ्रेमवर्क किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नीति आयोग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर शिक्षा विभाग? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, नीति आयोग। हाल ही में नीति आयोग ने तकनीकी वाणिज्यिक तैयारी और बाजार परिपक्वता मैट्रिक्स यानी TCRM मैट्रिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया। इसका मकसद भारत में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। ये एक अग्रणी मूल्यांकन उपकरण है जिसे नीति कार्य योजना पत्र श्रृंखला के तहत जारी किया गया है। इसे प्रौद्योगिकी मूल्यांकन में क्रांति लाने, नवाचार को बढ़ावा देने तथा भारत में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है। गौरतलब है कि भारत सरकार नीति आयोग के माध्यम से नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में यह फ्रेमवर्क भारत के नवाचार इकोसिस्टम को प्रेरित करने व परिवर्तनकारी विचारों हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही ये देश भर में हितधारकों को जानकारी आधारित निर्णय लेने, प्रौद्योगिकी व्यावसायीकरण संभावना को बढ़ाने व नवाचार में भारत को विश्व स्तर पर अग्रणी बनाने की दिशा में सशक्त बनाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, 12 जुलाई, 14 जुलाई या फिर 15 जुलाई? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, 15 जुलाई को। केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री ने विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक निःशुल्क ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम AI फॉर इंडिया 2.0 का शुभारंभ किया है। ये स्किल इंडिया और GUVI की एक संयुक्त पहल है जो एक IIT मद्रास इंक्यूबेटेड स्टार्टअप टेक प्लेटफॉर्म है। ये स्थानीय भाषाओं में तकनीकी सीखने को सक्षम बनाता है। ये कार्यक्रम 9 भारतीय भाषाओं में तैयार किया गया है। अब बात करें विश्व युवा कौशल दिवस की, तो प्रतिवर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। ये दिवस युवाओं को रोजगार, सभ्य कार्य और उद्यमिता के लिए कौशल से लैस करने के रणनीतिक महत्व को प्रदर्शित करता है। 2023 के लिए इसकी थीम है परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और युवाओं को कुशल बनाना। 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में घोषित किया था। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक वाहनों के उत्सर्जन का भाग नहीं होता? सीसा, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कणिकीय पदार्थ?
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अमोनिया। वाहनों के निकास से प्रमुख प्रदूषक इस प्रकार है। कणिकीय पदार्थ या पर्टिकुलेट मैटर वाहन उत्सर्जन में देखी जाने वाली कालिक है। पीएम प्राथमिक प्रदूषक अथवा हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जनित एक द्वितीयक प्रदूषक हो सकते हैं। पीएम प्रदूषण में डीजल का प्रमुख योगदान है। अगला है वाष्पशील कार्बनिक यौगिक या वीओसी। ये प्रदूषक तत्व स्मॉग के मुख्य घटक सतही ओजोन के निर्माण हेतु सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। कारों, ट्रकों और बसों से निकलने वाले वाष्पशील कार्बनिक यौगिक या वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, संक्षिप्त में वीओसी, जिसमें जहरीले वायु प्रदूषक बेंजीन, एसीटल्डिहाइड और 3-ब्यूटाडाइन शामिल है। इसके बाद है नाइट्रोजन ऑक्साइड या NOx। ये प्रदूषक सतही ओजोन और कणिकीय पदार्थ द्वितीयक बनाते हैं। अगला है कार्बन मोनोऑक्साइड या CO। ये गंधहीन, रंगहीन और विषाक्त गैस है जो गैसोलीन जैसे जीवाश्म ईंधन के दहन से बनती है और मुख्य रूप से कारों और ट्रकों से उत्सर्जित होती है। अमोनिया गैस कृषि अपशिष्ट और उर्वरक कारखानों से उत्सर्जित होती है, जबकि प्राकृतिक स्रोतों में दहनशील कोयला खदानें शामिल है। ये वाहनों के निकास से उत्सर्जित नहीं होती। चलिए अगला प्रश्न। हरी खाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए, हरी खाद डालने का उद्देश्य मृदा में जैव पदार्थों की वृद्धि करना है। बी, ये खेतों में उगे हुए हरे पौधों को जोतने की प्रक्रिया है। सी, इसके अंतर्गत पेड़ों और झाड़ियों से एकत्रित की गई हरी पत्तियां और नई टहनियां मृदा में मिला दी जाती हैं। या फिर डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। हरी खाद उस सहायक फसल को कहते हैं जिसकी खेती मुख्यतः भूमि में पोषक तत्वों को बढ़ाने तथा उसमें जैविक पदार्थों की पूर्ति करने के उद्देश्य से की जाती है। प्राय इस तरह की फसल को हरी स्थिति में ही हल चलाकर मिट्टी में मिला दिया जाता है। मृदा के लगातार दोहन से उसमें पोषक तत्वों की क्षतिपूर्ति के लिए हरी खाद एक उत्तम विकल्प है। इसका उद्देश्य मृदा में जैविक पदार्थों की पूर्ति करना और भूमि में नाइट्रोजन उपलब्ध करवाना है। हरी खाद 2 तरह से बनाई जा सकती है। पहला है स्वस्थानीय हरी खाद। इसमें हरी खाद वाली फसल को खेत में प्रमुख फसल के रूप में या मुख्य फसल की सहायक फसल के रूप में उगाया जाता है और उसी खेत में मृदा में मिला दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर सनई, लोबिया, उड़द, मूंग, ग्वार आदि। अगला है हरी पत्तियों की खाद। पेड़ों और आसपास की झाड़ियों की टूटी पत्तियों और टहनियों को इकट्ठा कर मृदा में मिलाकर ये खाद तैयार की जाती है, जैसे ढैंचा, करंज आदि। चलिए अगला सवाल। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया? 67वें संविधान संशोधन अधिनियम, 64वें संविधान संशोधन अधिनियम, 69वें संविधान संशोधन अधिनियम या फिर 66वें संविधान संशोधन अधिनियम? तो जवाब है ऑप्शन सी, 69वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। 69वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में 2 नए अनुच्छेद 239A और 239AB जोड़े गए। इनके अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 239AA के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया और इसके प्रशासक को उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर नाम दिया गया। दिल्ली के लिए विधानसभा की व्यवस्था की गई जो पुलिस, भूमि और लोक व्यवस्था छोड़कर राज्य सूची और संवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। ये दिल्ली के लिए एक मंत्री परिषद का भी प्रावधान करता है जिसमें मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 10% से अधिक नहीं होगी। दिल्ली की निर्वाचित सरकार से ऊपर उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाने वाला दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन अधिनियम या गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021 भी लागू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? 2012 में, 2013 में, 2014 में या फिर 2015 में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2013। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की बात करें तो 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित किया गया। इसका उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर उचित गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है। इसमें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी TPDS के तहत रियायती दर पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% का कवरेज किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA समग्र तौर पर देश की 81.35 करोड़ आबादी को कवर करता है। इसके तहत प्रावधानों की बात करें तो प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें चावल 3 रुपए किलो, गेहूं 2 रुपए किलो और मोटा अनाज 1 रुपए किलो दिया जाता है। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के 6 माह बाद भोजन के अलावा कम से कम 6,000 रुपए का मातृत्व लाभ प्रदान किए जाने का प्रावधान है। 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था, खाद्यान्न भोजन की आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता और जिला और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना। चलिए अब नोट कर लीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। पुथुर जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी केरल, सी तमिलनाडु या फिर डी तेलंगाना। तो सवाल के जवाब कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में इस क्वेश्चन के आंसर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।